Hello everyone, welcome to Abhyati IAS, Day 2 of UPSC Prelims Current Affairs Series 2024. सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले आप जाके अभ्यर्थी आईएएस के चैनल पे जो हम कम्युनिटी पोस्ट डाल रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन सारे अपलोडेड हैं, वहाँ पे जाके प्लीज़ एक बार अटेम्प्ट करें ताकि जब आप रिवर्ट बैक करें इस वीडियो पर तो आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी एंड उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं सो दैट यू कुड ग्रैस्प द टॉपिक वेरी इजीली. So let's begin. With reference to fertilizer sector in India, which one of the following is correct? यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिगार्डिंग द फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया, सो वी हैव टू सिलेक्ट कि इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड. पंजाब इज द हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सक्सेसफुली इंक्रीज्ड फर्टिलाइजर सब्सिडीज फॉर द लास्ट डेकेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स. सो द आंसर इज ए, दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट जो कि है स्टेटमेंट नंबर 3, ये करेक्ट है. बाकी स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 आर इनकरेक्ट. Why statement number 1 is incorrect? Because India is not the largest consumer of chemical fertilizers in the world. It is the second largest consumer and the largest consumer is China. इस तरह के फैक्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि इंडिया की कौन कौन सी पोजीशन है किस किस सेक्टर में. सो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस ऐसे स्टेटमेंट्स पूछता रहता है टाइम एंड अगेन. Likewise, statement 2 is also incorrect because Punjab is third highest consumer of chemical fertilizer in India and Uttar Pradesh is the first highest consumer and Madhya Pradesh comes at second position. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है. अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा की तरफ देखें तो हमें पता चलता है कि सिंस द लास्ट डिकेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सक्सेसिवली इंक्रीज की है फर्टिलाइजर सब्सिडी. प्रीवियस कुछ सालों से फर्टिलाइजर सब्सिडी इंक्रीज की जा रही है ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके और एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट एंड बूस्ट किया जा सके ताकि फार्मर्स की इनकम को डबल करने का जो हमारा एक टारगेट है उसको ऑन टाइम या फिर और सस्टेनेबली अचीव किया जा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Global Competitiveness Index is published by which one of the following? यूपीएससी टाइम एंड अगेन एक क्वेश्चन कोई भी इंडेक्स के ऊपर इंटरनेशनल इंडेक्स के ऊपर जरूर पूछता है. तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इनमें से कौन पब्लिश करता है. तो द आंसर इज सी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जिसको आईएमडी बोला जाता है. ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पब्लिश करता है. एंड 2023 के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक स्लिप होकर 40th रैंक पे आ गया है. एज पर द रिपोर्ट जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो हैं डेनमार्क, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम. इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के बारे में ये 3 स्टेटमेंट दी गई हैं एंड हमें इसमें चूज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. एनी सिटीजन ऑफ इंडिया और अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया कैन डोनेट टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट. Unlike electoral bonds, electoral trusts do not ensure anonymity for the donor. Not more than 75% of the total contribution received in a financial year can be distributed to registered political parties. Answer is A. That is statement 1 and 2 are correct and statement 3 is incorrect. रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्क्रैप कर दिया है एंड बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज ऑफ द एनोनिमिटी ऑफ द डोनर. दैट्स वाई इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम जो अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थी तो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है. स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बिकॉज तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में एक एनोनिमिटी रहती है. जो भी डोनेशंस होती हैं जो डोनर होता है वो एनोनिमस रहते हैं. बट अंडर द इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम ये एक प्रोविजन था कि इलेक्शन कमीशन को जितनी भी कंट्रीब्यूशन एक पार्टी ने रिसीव की है फ्रॉम इंडिविजुअल्स और कंपनी विद इन अ ईयर वो सब डोनेशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती थी जिसमें बताना पड़ता था कि कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन आई हैं किस किस इंडिविजुअल से या किस किस कंपनी को. एंड ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है. ये यूपीए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी 2013 में. सो अगर कई बार एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं कि क्या ये नई स्कीम है विच रिप्लेसेस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, तो नो, इट वुड बी इनकरेक्ट. मोरओवर सेक्शन 17C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर एनी सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर कोई कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया और अ फर्म और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया ये डोनेट कर सकते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट को. स्टेटमेंट 3 इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट जो होते हैं उनको परमिशन दी जाती है कि मैक्सिमम आप 5% तक का जितने भी उनको फंड्स रिसीव हुए हैं या जितने भी फंड्स उनके पास हैं उसका मैक्सिमम 5% ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर वो रख सकते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. So it means that they must donate 95% of contribution received in a financial year to a political party. कौन सी political parties? ऐसी political parties which are registered under the Representation of the People Act 1951. Next question. With reference to hypersonic missile, consider the following statements. यूपीएससी ने अभी ये पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए हैं जिसमें 2 स्टेटमेंट दी होती हैं एंड वी हैव टू चूज दैट ऑप्शन इन विच द सेकंड स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द बेस्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1. तो इसमें स्टेटमेंट 1 क्या दी गई है, एक सेकेंड, हाँ जी, इसमें स्टेटमेंट 1 क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट
हाइपरसोनिक मिसाइल्स फ्लाई एट वेरी हाई एल्टीट्यूड कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो स्टेटमेंट 2 हमारी ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत ऊंचे एल्टीट्यूड पे फ्लाई करती हैं एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल। So the answer is answer C, which means that statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Hypersonic missile and ballistic missiles के ऊपर यूपीएससी प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उन पे भी काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक बार ये प्रॉपर कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए that what is the difference between hypersonic missiles and ballistic missiles. Now why this particular question is being asked? Because recently अभी ईरान ने अनवील किया अपना पता टू हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते क्या हैं? They are such kind of missiles which travel at a speed at least 5 times the speed of sound in air। मतलब जिनकी स्पीड ऑफ साउंड से 5 टाइम ज्यादा स्पीड होती है उनको हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स कहते हैं। अगर मैक 5 और अबव लिखा हुआ है किसी भी मिसाइल के कंटेक्स्ट में, देन इट इज हाइपरसोनिक मिसाइल। It is true that hypersonic missiles are extremely difficult to detect, but why they are extremely difficult to detect? Because they fly at a lower altitude than ballistic missile. Ballistic missiles फ्लाई करती हैं थोड़ा हायर एल्टीट्यूड पे, बट हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो होती हैं वो लोअर एल्टीट्यूड पे फ्लाई करती हैं। दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस कि जो भी रडार सिस्टम होता है, जो भी सेंसर सिस्टम होता है, ये उनकी पकड़ में नहीं आ पाती हाइपरसोनिक मिसाइल। और ओवर वन ऑफ द मेन रीजन ये भी रहता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड मैक 5 से ज्यादा होती है। सो इतनी ज्यादा स्पीड पे अगर कोई शॉर्ट रेंज में टारगेट है तो उसकी डिफेंस के लिए अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स छोड़ी भी जाएं तो उनको इंटरसेप्ट करना और ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो दीज आर द मेन टू रीजन जिनकी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are not correct about fixed dose combination drugs? Fixed dose combinations have shown to be particularly useful in the treatment of infectious disease like HIV, malaria, and tuberculosis. States' governments are prohibited to grant manufacturing license for FTC drugs that are not approved by the Drug Controller General of India. ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं and we have to choose which of the following statement or if both of the statements are not correct. The answer is D. Statement 1 is correct because जो fixed dose combination drugs होते हैं they are particularly useful in the treatment of infectious disease like HIV, malaria and tuberculosis. Statement 2 is correct. देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस स्पेल है तो इनकरेक्ट नहीं है, it is correct because इसमें क्या प्रावधान है कि जब ये अमेंडमेंट्स की गई 1988 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इन नई अमेंडमेंट्स में क्या प्रावधान किया गया था कि जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स हैं दे कैन नॉट ग्रांट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर न्यू ड्रग्स इंक्लूडिंग द फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स जो कि जिनकी सेफ्टी एंड एफिकेसी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव नहीं की गई है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर डिस्कशन। Please do like and share our video and subscribe to our channel Abhyarti IAS and also press the bell icon to get more such notifications about such videos. Thank you.